हेलो गाइस, आप सभी का अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक नए चैप्टर का सिलेक्शन किया है और ये चैप्टर इनऑर्गेनिक करंट से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण और उनके सिद्धांत तथा निष्कर्षण में होने वाले प्रक्रम। तो इसके बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है। गाइस, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो हम तत्वों की पोजीशन जानते हैं कि तत्व प्रकृति में कहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये तत्वों का हमारे दैनिक जीवन में किन रूपों में प्रयोग है। ये तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और इनको प्राप्त करने के लिए किन किन प्रक्रम का प्रयोग करना होता है। इन सभी प्रक्रमों का क्रमबद्ध हम लोग वर्णन करेंगे। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गाइस, चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यह है चैप्टर का नाम। इसके इंग्लिश वर्ड भी हम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, यानी प्रक्रम प्रोसेस किस चीज के लिए है? प्रिंसिपल और प्रोसेस ऑफ निष्कर्षण को हम इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और आइसोलेशन भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ किसके? एलिमेंट्स, तत्वों के। तो इस तरीके से इसका हेडिंग इंग्लिश वर्ड में भी हम बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम जानना चाहेंगे कि हमारे पास अभी इस समय तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं अपने कोर्स में। तो गाइस, अभी तक टोटल कुल तत्वों की संख्या जो आप पावर सारणी में पढ़ते भी हैं और टेबल में कितने उनके अरेंजमेंट हैं वो सारी चीजें आपको पता है। तो अभी तक हमारे पास कुल 118 तत्वों का नाम आया है। जो हमारे पास अभी तक 118 तत्वों की प्राप्ति हुई है उनमें से कितने तत्व? 91 तत्व लेंगे। 91 तत्व मेटल हैं, धातुएं, यानी धातुओं की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि अभी तक ज्ञात सभी तत्वों में धातुओं की संख्या कितनी है। तो इस समय धातुओं की संख्या कितनी है? 91 अर्थात 91। और नॉन मेटल की संख्या यानी अधातुओं की संख्या कितनी है? कुल 20 है। कितनी है? 20। और साथ हमारे पास मेटलॉइड्स यानी उपधातु है। तो इस तरीके से 3 वर्गों में तत्वों को बांटा गया है। आपने पीरियोडिक टेबल के अध्ययन के दौरान ये पढ़ा भी था कि तत्व 3 प्रकार से वितरित हो जाते हैं, 3 रूपों में चले जाते हैं, धातु के रूप में, अधातु के रूप में और उपधातु के रूप में। तो अभी हमारे पास धातुएं कितनी है? 91 और उपधातुएं कितनी है? 20 यानी 20 हैं। और शेष 7 तत्व ऐसे हैं जिनको हम नॉन मेटलॉइड्स के फॉर्म में जानते हैं, उपधातु के फॉर्म में जानते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में कौन सी धातुओं की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसके बारे में इस चर्चा की गई है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बताया गया है मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो मेटल के बारे में क्या बताया गया है? यानी हमारा जो मेटल होता है वो दैनिक जीवन में बड़ा ही उपयोगी होता है। तो हम तो पहले से भी जानते हैं कि तमाम ऐसी धातुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे हमें घर बनाना हुआ, घर में सेलिंग में भी पड़ता है, जब छत की ढलाई होती है तो वहाँ भी लोहे के छड़ का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ जंगले बनाना, शटर हो गया, चैनल हो गए, ऐसे तमाम घरेलू प्रयोग में हम लोहे आदि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, इन सभी का इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में किया जाता है, आभूषण के रूप में किया जाता है।
बाकी इसके अलावा भी हम धातुओं के ही प्रयोग से तमाम इंडस्ट्री में तमाम प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। साथ ही साथ हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो वाहन में भी मेटल का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे तमाम डेकोरेटेड आइटम भी होते हैं, साज सज्जा के वस्तु होते हैं जो धातुओं से निर्मित होते हैं। तो धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। घर में हम बर्तन बनाते हैं, बर्तन भी किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। कभी एल्युमिनियम का है तो कभी स्टील। स्टील क्या है? एक लोहे का ही रूप है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के यंत्रों के रूप में या फिर अन्य घरेलू पदार्थों के रूप में हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग सबसे ज़्यादा किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? लोहे का। किसका इस्तेमाल करते हैं? लोहे का। सबसे ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, ये है हमारे धातुओं की इम्पोर्टेंस कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये धातुएं हमारे दैनिक जीवन में। लेकिन ये हमें प्राप्त कैसे होंगी, इसके बारे में हम लोग जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये धातुएं प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध हैं। किस रूप में उपलब्ध हैं? तो धातुएं प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध हैं? धातुएं प्रकृति में दो प्रकार से उपलब्ध हैं। दो प्रकार से ये दो अवस्थाओं में उपलब्ध हैं, पाई जाती हैं। किस किस कौन कौन सी हैं वो अवस्थाएं? तो धातुएं प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहली अवस्था है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में, जी हाँ। तो पहला कौन सी अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में, फ्री फ्रॉम। किस रूप में? इन फ्री फॉर्म। फॉर्म में स्टेट दोनों कह सकते हैं। और सेकंड जो होती हैं धातुएं, दूसरी अवस्था इनकी क्या होती है? संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म। तो इस तरीके से दो अवस्थाओं में धातुएं उपलब्ध हैं। अब सवाल उठता है कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती और क्यों पाई जाती हैं? दूसरी बात, संयुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती हैं? तो इनका कारण भी जानेंगे और उन धातुओं का नाम भी जानेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बताया जाए कि मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं होती, जो क्रिया नहीं करती या बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जो उत्कृष्ट रूप में होती हैं। उत्कृष्ट रूप यानी बहुत कम क्रिया करने वाली। तो ऐसे में कौन कौन सी धातुएं हैं जो ऑलरेडी कम क्रियाशील हैं और वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो मुक्त अवस्था वाली सभी धातुएं हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। वो हैं गोल्ड, Au, सिल्वर Ag और Hg यानी मरकरी, Pt, EtC। ये सारी धातुएं आपकी क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये कम सक्रिय है, बहुत कम क्रिया करती हैं। रासायनिक रूप से ये अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी से रिएक्ट नहीं होती, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। इसीलिए ये आपकी संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब सवाल ये आया कि हम इसे परिभाषित भी कर सकते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी। कैसे? वे धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम आदि। ठीक है। कापर भी इस श्रेणी में आता है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। कापर भी इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था में। बहुत सारी धातु, देखिए मुक्त अवस्था में तो बहुत कम धातुएं हैं, कुछ ही मात्र धातुएं हैं जो आपको मुक्त अवस्था में मिलेंगी, और बाकी सारी जो धातुएं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो मेटल्स आपके होते हैं वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? मोर रिएक्टिव होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, और इन्हीं अत्यधिक क्रियाशील होने के नाते ये रासायनिक रूप से अलग अलग संयोजन करती हैं,
अन्य धातुओं से या अधातुओं से, इसीलिए अन्य पदार्थों से बड़े आसानी से क्रिया कर लेती हैं। और एक प्रश्न कभी-कभी पूछा जाता है कि उस धातु का नाम बताइए या पृथ्वी तल पर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में। तो इस प्रकार से तो ऐसे में वे धातुएं जो पृथ्वी तल पर होता है और फ्री अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, अर्थात वे इस तरीके से हमने ये जाना क्रियाशील होती हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं ऐसी धातुएं कौन सी हैं, अर्थ क्रस्ट के बारे में विचार करेंगे। ऐसी तो बहुत सारी धातुएं हमारे पास दो अवस्थाओं में ऐसे क्या क्या ले लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं का नाम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आपके पास में पाई जाती है तो हमारे पास दो रूप ये है FeO में। अब इसके अलावा कौन हो सकता है, तो इसके अलावा चलते हैं हम ले सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी धातु है जो पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा है। यानी हम तरीके से बहुत ये जानने की कोशिश करते हैं पृथ्वी तल के अंदर जो भी धातुएं हैं इनकी क्या प्रसिद्धता है, कापर, इनका कापर दोनों में आता है, ये आपस में एक दूसरे से कम ज्यादा या बराबर रहती है। तो किसकी मिल सकता है और संयुक्त प्रसिद्धता में मिल सकता है, कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं, 10 महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे, जो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। तो ये 10 धातुएं कौन कौन सी हैं, जरा इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, 5 ही हो गए। मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक और निकेल, ये इनकी प्रसिद्धता जो है अर्थ क्रस्ट में अधिकतम है। तो मैं उन अधिकतम 10 धातुओं का यहाँ पे नाम दे रहा हूँ जो ऊपर की श्रेणी में, यानी टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम है। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में खूब ज्यादा मिलता है, आपके भी कोर्स में चर्चा होती है, लेकिन कॉम्पिटेटिव प्रश्न में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में आप अक्सर देखते भी होंगे, जो पॉलिटेक्निक वगैरह दिए होंगे पेपर, तो अक्सर ये उन सब में ज़्यादा मिल पाया जाता है। तो पहला पोजीशन किस धातु का है, एल्युमिनियम का है। कितना है, प्रसिद्धता भी यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5%। एल्युमिनियम की अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रसिद्धता कितनी है, 7.5, यानी 7.5% केवल कौन है, एल्युमिनियम में। याद रखें धातुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन कहाँ, अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, एल्युमिनियम। इसके बाद दूसरा स्थान है आयरन का, ये कितनी प्रतिशत है, 4.2% है। तीसरा स्थान है कैल्शियम का, कैल्शियम है 3.2%। फिर चौथा स्थान है सोडियम का, इसकी प्रतिशतता कितनी है, 2.4। और फिर 5वां स्थान है पोटेशियम का, पोटेशियम और मैग्नीशियम, 5वां और 6वां दोनों स्थान वाला, यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रतिशतता लगभग सेम है, 2.3 और 2.3% दोनों का सहयोग है अर्थ क्रस्ट के अंदर। लेकिन मैग्नीज जिसका 7वां पोजीशन है, ये 0.1% प्रकृति में पाया जाता है, यानी पृथ्वी तल पर पाया जाता है। क्रोमियम 0.02% है, जिंक 0.013% है, जबकि निकिल 10वें पोजीशन पर आ रहा है, ये 0.008% है। बाकी और भी धातुएं हैं वो सब इससे कम मात्रा में पृथ्वी तल के अंदर सहयोग करती हैं। तो इन 10 तत्वों का नाम ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ये शुरू के 2 तत्व, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, फिर आपका आयरन। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यह है धातुओं का अर्थ क्रस्ट में कितनी प्रतिशतता है जो सहयोग करते हैं, कितनी प्रतिशतता में ये ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ये है हमारे पास वो प्रॉपर्टी के अंदर धातुओं की प्रतिशतता। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति इन 2 अवस्थाओं के साथ साथ अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो धातुएं पृथ्वी तल के अंदर उपलब्ध हैं ये हमें प्राप्त कैसे होती हैं, इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं और फिर दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आपको जानना होगा कि जब पृथ्वी तल के अंदर खुदाई की जाती है तो ये धातुएं, चूंकि हमारे पास 2 वैरायटी के हैं, 2 अवस्थाओं में धातुएं, जो तो मुक्त अवस्था में हैं उनको निष्कर्षण करने की आवश्यकता, यानी उनका हमें क्या नहीं करना है, उनका हमें मेटलर्जी नहीं करना है। अब मेटलर्जी क्या होता है, धातुकर्म, अभी थोड़ी देर बाद हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उनका हमें एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, उनका हमें एक्सट्रैक्शन नहीं करना, वो आइसोलेशन नहीं करना है। तो
ऐसे धातुएं जब जो ऑलरेडी संयुक्त अवस्था में होती हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है और इस कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं मिनरल। क्या नाम देते हैं इनको? मिनरल। इनको मिनरल की उपमा देते हैं। यानी संयुक्त अवस्था में धातुएं अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में पाई जाती हैं? मिनरल के फॉर्म में पाई जाती हैं। अब मिनरल जब अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है खुदाई करके तो उसी से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। लेकिन प्रारंभ में तो ऐसा हुआ कि खनिजों से ही निष्कर्षण किया गया, परंतु समस्या आई। क्या समस्या आई? कि जब खनिजों से निष्कर्षण किया जा रहा था तो ऐसे में धातुओं के निष्कर्षण में कहीं ज्यादा लागत आती थी, ज्यादा समय लगता था और उस समय धातुओं की मात्रा बहुत कम प्राप्त हुआ करती थी। ऐसे में निष्कर्षण में काफी कठिनाई हुआ करती थी और इस तरीके से जब कठिनाइयां ज्यादा आई तो वैज्ञानिकों ने उसे सरल बनाने की कोशिश की। ऐसे में खनिजों को सरल किया गया और खनिजों को सरल करके उन्हें एक नया नाम दिया गया जिसे हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं, ओर्स के नाम से जानते हैं। यानी धातुएं संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाई जाती हैं? खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो खनिज है मिनरल, अक्सर इसकी चर्चा होती है, इसको डिफाइन करने के लिए भी आता है। तो मिनरल्स किसे कहते हैं? तो आप एक सरल तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे? प्रकृति में या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी तल में। कहाँ? पृथ्वी तल में अर्थ क्रस्ट में धातुएं संयुक्त अवस्था में जिस जटिल यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खनिज कहते हैं। तो ऐसे में जो हमारा संयुक्त रूप है धातुओं का, जटिल रूप है, वही खनिज है। याद रखें, खनिज के सरलतम रूप को अयस्क कहा जाता है। यानी खनिजों के अंदर से काफी अपद्रव्यों को या फिर उनके साथ जुड़े हुए केमिकल रिएक्ट किए हुए कुछ घटकों को उनसे अलग कर दिया जाता है। तो अलग करने के बाद उनसे एक सरल फॉर्म में आपको कंपाउंड मिल जाता है, पदार्थ मिल जाता है। तो उस सरल कंपाउंड या सरल पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं? उसको अयस्क नाम दे देते हैं। तो ऐसे में खनिजों के सरलतम रूप को ही क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है, यानी ओर्स कहा जाता है। तो हमारे पास दो शब्द आ गए अब। क्या क्या? खनिज और अयस्क, मिनरल और ओर्स। मिनरल किसे, खनिज किसे कहा गया? सिंपल, धातुएं अर्थ क्रस्ट में संयुक्त अवस्था में जिस जटिल यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। और खनिज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इससे धातुओं का निष्कर्षण बहुत ही कठिन होता है, यानी कठिनाई से धातु प्राप्त की जा सकती है। अतः इसे सरलतम किया गया, यानी सरल बनाया गया और इसके सरलतम रूप को अयस्क नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम खनिज और अयस्क दोनों का विवरण कर सकते हैं और कंपटीशन के क्वेश्चन में भी आता है ये। तो इस तरीके से हमारे पास आज के डेट में ये इतनी बातें हमने सीखी कि आज का हमारा मूल उद्देश्य था, हमारा ऑब्जेक्ट था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड इट्स थ्योरीज एंड प्रोसेस। हालांकि प्रक्रम पर हम अभी नहीं आए हैं, सिद्धांत के बारे में हम अभी नहीं पढ़े हैं। आज हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि तत्वों का निष्कर्षण करना है। तो तत्व किस अवस्था में प्रकृति में पाए गए हैं, किस रूप में प्रकृति में पाए गए हैं। तो हमने जाना कि तत्व तीन रूपों में पाए जाते हैं, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वो तीन अवस्था है मेटल्स, इनके तीन फॉर्म है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जिसमें से हमने जाना कि अभी तक 118 तत्व हमारे पास टोटल आए हुए हैं और उन 118 तत्वों में से 91 तत्व क्या है? मेटल के फॉर्म में है और 20 तत्व यानी 20 एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? नॉन मेटल यानी आधात के रूप में है। जबकि बचे हुए 7 तत्व हमारे मेटलॉइड्स यानी उपधात के रूप में है। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में जाना और साथ ही इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मेटल्स क्या हैं? कितने टोटल नंबर? मेटल्स इक्वल 91, ये 91 है। नॉन मेटल्स कितने में हैं? नॉन मेटल्स यहाँ पे पूरा लिख दीजिए। नॉन मेटल्स
ये हमारे पास 20 है, 20 है। और मेटलॉइड्स सिंगल रहेगा टी। मेटलॉइड्स इनकी संख्या मात्र 7 है। इनको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कभी कभी इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ये अक्सर कंपटीशन वगैरह में जाता है। तो ये हमने जाना। इसके साथ साथ क्या जाना कि प्रकृति में ये धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हमने जाना प्रकृति में धातुएं, प्रकृति में जो तत्व हैं, मेटल हमारे हैं, वो किस रूप में पाई जाती है, वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तत्व तो अर्थ क्रस्ट में ही है, और धातुएं तो लगभग सब अर्थ क्रस्ट में है। तो ऐसे में अर्थ क्रस्ट के अंदर जो धातुएं हमारी प्रेजेंट हैं, वो ऑलरेडी उनकी प्रतिशतता क्या है, हमने यहाँ प्रतिशतता 10 टॉप 10 तत्वों का लिख दिया है, इनके बारे में आपको जानकारी बता दिया है। तो ये है इनकी प्रतिशतताएं। इसमें से एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो आपकी एल्युमिनियम है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो गए आपके धातु और उनकी प्रतिशतता क्या है। साथ ही साथ ये धातु जो है वो कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कितने रूपों में पाई जाती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हमने बताया कि ये 2 रूपों में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जिनको उत्कृष्ट रूप में देखा जाता है। ऐसे धातुएं रिएक्टिव नहीं होती, ये रासायनिक क्रिया नहीं करती। अर्थ क्रस्ट के अंदर वो बिल्कुल फ्री रहती हैं और उन्हें हम मुक्त अवस्था में कहते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पारा हो गया, प्लेटिनम आदि हो गया। साथ ही साथ कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत तेजी से रासायनिक क्रिया करती हैं, और वो तमाम धातुओं अधातुओं से क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन है जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट पर? आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम है, लेड है, बहुत सारी हैं। आप रासायनिक श्रेणी में जाएंगे तो तमाम आपको मिल जाएंगे। फिर ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि जो हमारी धातु है वो पृथ्वी तल के अंदर किस फॉर्म में पाई जा रही है, यानी किस रूप में पाई जा रही है। तो पृथ्वी तल के अंदर ये जो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है वो तो फ्री है, जो संयुक्त अवस्था में है वो मिनरल्स के फॉर्म में, खनिज के रूप में पाई जाती हैं। खनिज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे हम सरल कर लेते हैं, और सरल करके उसमें से कुछ घटकों को हटा देते हैं। जब वो सरल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो ये है हमारे पास खनिज और अयस्क की चर्चा। अब अयस्क के बारे में, बहुत सारे अयस्क होते हैं, उनका पूरा डिटेल, और इन धातुओं को इनके अयस्कों से कैसे निकाला जाता है, इसका प्रक्रम, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।